बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज जो है आप लोगों का पास्ट पेपर डिस्कशन है और आज आप लोगों ने आंसर करना है। ठीक है, कि आप लोगों को क्या समझ आया। अपने माइक्स जो हैं वो ऑन कर दीजिए और आप लोगों ने एक एक करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, What does Farnese suggest for Calumet in the end of Jew of Malta? Farnese ने क्या suggest किया था Calumet को in the end of Jew of Malta? हाँ जी, कौन Farnese था और कौन Calumet था? क्लास इन्होंने कहा था कि फिर बात बोलो कहाँ से हम ले लेंगे जो हम्म, टेक्स्ट वगैरह था। बिल्कुल। क्या सजेस्ट किया था फर्नीस ने कैलमेट को एंड ऑफ Jew of Malta? मैम ये तो नहीं याद आ रहा। एंड पे क्या हुआ था? हाँ जी, फर्नीस ने क्या सजेस्ट किया था फॉर कैलमेट इन द एंड ऑफ Jew of Malta? शुमाइला, Sorry, ma'am, please repeat the question. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फर्नीस सजेस्ट फॉर कैलमेट इन द एंड ऑफ Jew of Malta? There was just only one suggestion that he just revealed the plan in front of Calumet. In order to kill जी शुमाइला, Calumet. क्या सजेशन थी? शुमाइला आपकी आवाज चली गई है बेटा। Ma'am, at शुमाइला, the end of the आपकी आवाज, हाँ जी बताइए क्या हुआ था? at the end of the drama, हम्म, Farnese just revealed his plan. हम्म। लेकिन उसने कैलमेट को क्या कहा था? कैलमेट के साथ Actually, ma'am, in the last of the play, they all died. हम्म, लेकिन उसने क्या सजेशन कैलमेट को कुछ किया था उसने? They just planned how to get rid of this Jew. हम्म, ठीक है। Uh, और कैलमेट so कौन था? Calumet was the governor of Turkish. He was the governor of Turkish government, and he was the son of the Turkish governor. हम्म, And when he came to Furnace, he suggested that because he already knew all the planning of Jew of Malta, so he revealed all that planning in front of Calumet. हम्म। नहीं बेटा, इसने तो रिवील नहीं की थी कैलमेट के सामने सारी। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। क्या सजेस्ट किया था? इसी तरह के क्वेश्चंस आने बेटा, ये आपके पास पेपर्स में से आए हुए हैं क्वेश्चंस। चलें पहले हम Jew of Malta के छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखें बेटा, लिखा हुआ है Jew of Malta रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। कल मैंने आपको एक और फाइल भी शेयर की थी जिसमें सिर्फ Jew of Malta के शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अगर किसी ने बेटा वो देखी हो। सबसे पहले बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके मार्क्स गेनिंग होते हैं, इसी की वजह से आपकी डेफ बनती है असल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मार्लो was born in 1564 in Canterbury and in 1593 he was stabbed to death in a tavern clash at Deptford, England at the age of 29. He was the son of a shoemaker, but through his ability and personal efforts, he rose to fame. He was educated at Canterbury and later at Cambridge University, from where he got BA and MA degree. He worked as secret agent in Queen Elizabeth Secret Services. That facility, he traveled abroad many times and performed admirable services. In 1581, he moved to London, settled there, joined Lord Admiral's company of players in 7 years up to death. He wrote 6 plays and became one of the most well-known playwright of his age. The names of these plays are Abari. अच्छा जी, तो नेम्स जो थे इन प्लेस के वो क्या थे? द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस,
जो कि पब्लिश हुई थी 1589 और पब्लिश 1604। ये आप लोगों ने याद करनी है ये डेट्स, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। टम्बरलेन है, एडवर्ड टू है, जियो ऑफ माल्टा है 1633। ठीक है, आपका जो है 1633 है। जियो ऑफ माल्टा जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, मैसेकर ऑफ पेरिस, डीटो द क्वीन ऑफ कार्थेज। उसके बाद ये सारी इसकी जो है बियोग्राफी है। मार्लो आल्सो ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ एंशिएंट लैटिन पोएट लुकैन एंड ओविड। In 1589, he was in prison for taking part in street fight, but was released with a warning. In 1592, he was arrested for beating two constables, was fined and released. In 1593, he was asked to appear before high authority on the charge of atheism and abusing God, but was again released. 12 days after he released, he was killed in by a person called Fraser for some personal reason or political reason or probably for religious reason. ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके नीचे मीनिंग्स लिखे हुए हैं। उसके बाद बेटा कैरेक्टर लिस्ट है। ये आपका ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन क्या था। मैकेवेल जो है नैरेटर ऑफ द प्रोलॉग था, हैविंग सेंस ऑफ इररिलीजन, इंट्रीग एंड डुप्लिसिटी। बराबास जो है हीरो ऑफ द प्ले था। ज्यू मर्चेंट था, अपनी डॉटर और मनी की केयर करता था। His state is taken by governor to pay Turkish tribute. He is enraged and take revenge. फिर एबिगेल थी, उसकी डॉटर थी, और वो फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी और उसको ब्राबास ने किल कर दिया था। ईदामोर इसका स्लेव था। He hates Christianity and thief and cutthroat. He with Balamira and Borza is killed by Brabas. फिर है फर्नीस है, ग्रेट एनिमल ऑफ ब्रेवास एंड द गवर्नर ऑफ माल्टा। फर्नीस हाइड्स हिज रियल मोटिव बिहाइंड आइडियल ऑफ क्रिश्चियन मोरालिटी। ही यूजेस मैकियावेलियन डिवाइसेस टू हिज ओन एडवांटेज। ठीक है, ये खुद भी मैकियावेलियन डिवाइसेस यूज करता था अपने मफाद के लिए। फिर डॉन लोडोविक, सन ऑफ फर्नीस। लोडोविक loves Abigail and is misled by Brabas into believing that he will marry her. This leads to the duel between Lodovic and Matthias. ठीक है, उसके बाद डॉन मैथियास जो है लवर ऑफ एबिगेल एंड फ्रेंड ऑफ लोडोविक। मैथियास एंड लोडोविक किल ईच अदर इन डुअल मास्टरमाइंडेड बाय ब्रेबास। ठीक है, ब्रेबास जो है इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है और इन दोनों को किल कर देता है। फ्रायर जैकोमो था, फ्रायर हु कन्वर्ट्स एबिगेल। He sleeps with nuns and lusts for money. He personifies the hypocrisy of Catholic clergy. Brabas frames Giacomo for the murder of Bernardine. आपको पता है ना ये फ्रायर्स और नन्स कौन होते हैं? ये लोग फिर शादी नहीं कर सकते, ठीक है, रहबानियत इख्तियार करते हैं और ये इनका वर्ल्डली जो मैटर्स है उनके अंदर इनका कोई काम नहीं होता। और इन रिजल्ट Brabas frames Giacomo for the murder of Bernardine and in result he is hanged। ठीक है, फिर इसको हैंग कर दिया गया था। Friar Bernardine, friend of Giacomo, he personifies the hypocrisy of Catholic clergy. Balamira, the prostitute, she is murdered by Brabas. Borza, pimp or dalal of Balamira, he is poisoned by Brabas along with Balamira and Ithamor. Lord, आपको पता ही है, with evil deed of Brabas, will you endless prove him evil incarnate? ठीक है, इनकारनेट पर्सोनिफाइड। इस पे हमने काफी लंबा क्वेश्चन किया था कि वो इवल पर्सोनिफाइड इनकारनेट था, किस तरीके से उसने इतने लोगों को किल किया। ये 2013 में ये क्वेश्चन आया था। फॉर सो आई लिव पेरिश में ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, ये अभी जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे यहाँ पे देखें, पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। वो कहता है यहाँ पे I count the religion but a childish toy and hold there is no sin but ignorance। ठीक है, वो कहता है कि मैं जो हूँ रिलीजन को काउंट करता हूँ लेकिन एक चाइल्डिश टॉय के तौर पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वो क्या कहता है कि वो रिलीजन को क्या समझता है, एक चाइल्डिश टॉय के तौर पे लेता है। होल देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस। ठीक है, जो ये कहता है यानी कि एक चाइल्डिश टॉय है जिसको पकड़ के रखना है,
कि देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस, यानी कि आप रिलीजन को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो ये सटारिकली जो है ये बात करता है। हाउ फार इज मार्लो जस्टिफाइड इन दीज क्लेम्स इन ज्यू ऑफ माल्टा, वो किस तरीके से रिलीजन को पोर्ट्रे करता है? हाँ जी क्लास बताइए, कैसे वो रिलीजन को पोर्ट्रे करता है? I count religion but a childish toy. Hold there and there is no sin but ignorance. जो कि इस स्लोगन के साथ आगे चल रहा है कि there is no sin but ignorance. जितना आप इग्नोर्ड मतलब कोई sin नहीं है except ignorance के। हाँ जी क्लास, कैसे मार्लो जस्टिफाइड है? क्या मार्लो जो है वो एंटी क्रिश्चियन था, एंटी रिलीजियस था, या ये प्ले जो है वो एंटी रिलीजियस प्ले है? टीचर यहाँ पर उसने अपने रिलीजन के डिफरेंट इम्पैक्ट्स को दिखाया है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर ज्यूज की भी बात की है, उसने यहाँ पर क्रिश्चियंस की बात की है, उसने यहाँ पर टर्किश जो रिलीजन है, मतलब 3 रिलीजन्स को उसने यहाँ पर डिपिक्ट किया है। और तीनों रिलीजन्स के अपने अपने एस्पेक्ट्स उसने बताया कि हर रिलीजन के अंदर जो है ना कोई इसमें हर रिलीजन से ताल्लुक रखने वाली जो भी कम्युनिटीज इसमें शो की गई इन अ करेक्टर फॉर्म, वो सब के सब करप्ट ही थे। तो यहाँ पर एक्चुअली उसने रिलीजन को नहीं बल्कि रिलीजन में से जो मुंसलिक जो लोग हैं उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि यहाँ पर रिलीजन जो है वो मैटर ही नहीं करता, कि हालांकि रिलीजन की ये टीचिंग्स नहीं है क्रिश्चियनिटी में, या इफ वी टॉक अबाउट द लाइक टर्किश लाइक दे आल्सो फॉलो इस्लाम एंड अदर्स ज्यूज, so religion doesn't actually taught us to do such sort of acts कि हम बिल्कुल ही अपने मकसद को हासिल करने के लिए बिल्कुल जो है हम अपने उस चीज से गिर जाएं। तो उसने एक्चुअली इन तीनों रिलीजन्स के अंदर जो कि इसमें एक बुरे नॉर्म्स चल पड़ी थी उस बिकॉज ऑफ द रेनेसेंस एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोशल इवल्स, तो उसने यहाँ पर उसको डिपिक्ट किया है। हर क्लास को, हर कैरेक्टर को जो हर रिलीजन से मुंसलिक थे, उन सब की उन्होंने कमजोरियां बताई हैं। और यहाँ पर शुरू से लेकर मतलब कैरेक्टर 1 से लेकर कैरेक्टर जी तक सब के सब करप्ट थे, और सबके अंदर जो एक थी वो था लव फॉर वेल्थ, कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए दूसरे को बिल्कुल जो है वो आप इग्नोर कर दो, बल्कि आपके सामने आपका अपना मकसद, मतलब वही मिकाविलियन जो अप्रोच जो हमने पढ़ी है वो सबकी सब शो की हुई है। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज दैट कि देयर इज नो लाइक सिन बट इग्नोरेंस। तो यहाँ पर मैम वो ये चीज कर रहे हैं कि ये इसने उसमें एक्चुअली वर्डली लेवल पे बात की है। वर्डली लेवल की जो भी चीजें अचीव करने के लिए अगर एक शख्स को पता ही नहीं कि कैसे वो अचीव कर सकता है, अपनी वर्डली डिजायर्स को पूरा कर सकता है, तो इट मींस कि ही इज दैट पर्सन इज एक्चुअली कमिटिंग सिन। अब यहाँ पर उसने क्रिस्टोफर मार्लो ने स्पेसिफिकली ब्राबरास की एग्जांपल ले ली है कि ब्राबरास देखें, उसके पास हर तरह की उसने टैक्टिक्स इस्तेमाल की है, हर तरह की उसने वेज इस्तेमाल की अपने मकसद को अचीव करने के लिए, अपने वर्डली मकसद को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर वो एक्चुअली ये चीज शो करना चाह रहा है, वर्डली लेवल पर बात कर रहा है वो, उसमें हेयर आफ्टर लेवल या वो उस रिलीजियस लेवल पे बात नहीं कर रहा। कि जैसे ब्राबरास ने हर टैक्टिक इस्तेमाल करके उसने अपने रास्ते से सबसे पहले अपनी डॉटर को हटाया, उसके बाद उसने स्लेव्स को हटा दिया, फ्रायर्स 2 को जो है उसने मरवा दिया, उसके बाद इथामोर अपने स्लेव को और उसकी जो थी वो बेलामीरा को उसने मतलब रास्ते से हटवा दिया, और आखिर में उसका अपना एंड भी वही हुआ कि उसका एक ट्रेजिक एंड हुआ। तो मैम यहाँ पे इस लेवल पे बात हो रही है, काफी मतलब लेंथी, इसमें काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे एक्ट्स जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे एक्चुअली रिलीजन को बीच में लाता है, और वो रिलीजन को एक्चुअली यहाँ पे एक रेनेसेंस मैन दिखाया गया है जो कि हर चीज को मटेरियलिस्टिक परस्यूट के हिसाब से देखता है, जिसने रिलीजन को उठा के पीछे बहुत पीछे फेंक दिया, ठीक है। तो वो कहता है रिलीजन को एक चाइल्डिश टॉय। तो दैट इज शोइंग द मेंटालिटी ऑफ द मेल्टीज कम्युनिटी, द मेल्टीज सोसाइटी, जो कि रिलीजन को कुछ भी नहीं समझते थे बल्कि एक चाइल्डिश टॉय समझते थे। और उसकी टीचिंग्स जैसे ये देखें, ये कहा जाता है बेटा, ये बहुत मशहूर कोट है कि देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस। ये रिलीजियस कोट है और नॉर्मली ये कभी आप चाहे सड़कों के किनारे पर भी लिखा हुआ होता है
कि देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ की। और नॉर्मली रिलीजन में ये बात की जाती है कि अगर आप इग्नोर्ड हैं तो आप गुनाहगार हैं, यानी कि एक इग्नोर इंसान जो है वो एक्चुअली अपने रास्ते से हट जाता है। लेकिन एक दुनियावी इंसान, एक जो मटीरियलिस्टिक इंसान होता है, जो कि वर्ल्डली सक्सेस के पीछे भाग रहा होता है, वो जो है आप रिलीजन को बहुत पीछे छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने रिलीजन को एक चाइल्डिश टॉय एंड होल्ड देयर ठीक है, होल्ड देयर एंड होल्ड। ठीक है, और वो जो है कभी हेयर एंड देयर उसको होल्ड किया जाता है, यानी कि एक टूल ऑफ जिसे कहना चाहिए, वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रिलीजन एक ऐसा टूल है जिससे लोगों को शायद जो है वो मोरली शायद उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर रिलीजन के रास्ते पे चल के जो है इंसान एक मिमिक्री का टूल बन के रह जाता है, और वो जो है उसकी टीचिंग्स को बहुत पीछे छोड़ देता है अबाउट द रिलीजन, यानी कि वो रिलीजन को इतना कोई अच्छा नहीं समझता। हाँ जी शिवाला। और मैम हमने यही चीज चौसर के एक्लिजियास्टिकल कैरेक्टर्स में भी पढ़ी है कि जो चर्च से रिलेटेड थे, हाँ कि सब वो जो मॉन्क था और वो जो फ्रायर था, समनर था, पार्टनर था, वो सब एक्लिजियास्टिकल कैरेक्टर्स थे, लेकिन वो वर्डली थे। उनका ताल्लुक था उस चर्च वाले पेशे से, लेकिन वो वर्डली उसमें चीज थी, मतलब रिलीजन उनके लिए भी एक टॉय था। एग्जैक्टली तो जितने भी यहाँ पे एक्लिजियास्टिकल कैरेक्टर दिखाए वो एक्चुअली उन्होंने रिलीजन को एज अ टॉय यूज किया। तो इट वाज द सोसाइटी नॉट द रिलीजन इटसेल्फ जो कि करप्टेड थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बताना है कि मार्लो के ऊपर जो है ये चार्ज लगा था कि शायद वो एंटी रिलीजन भी है, हालांकि वो एंटी रिलीजन नहीं था, बल्कि वो ये शो करना चाहिए चाहता था कि किसी भी रिलीजन के अंदर हिपोक्रेसी, ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीजें, इसको तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग कहते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखें, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ ब्रेबास इन द प्ले जियो ऑफ माल्टा। ब्रेबास का कैरेक्टर बताएं इन द प्ले जियो ऑफ माल्टा। ठीक है, तो आपने कैरेक्टर ब्रेबास का तो आपको पता है, हाँ जी कौन था, अभी हमने पढ़ा है। Prabhas was the main protagonist of the and the main character of the drama Jew of Malta. He was a Jewish person who was a very wealthy owner, and his wealth was spread all over the states. And he was very reluctant in giving the tribute to the Maltese government, because he was thinking that all जो उसकी सारी wealth है वो उसकी अपनी है, उसकी अपनी कमाई हुई है, उसकी अपनी own की हुई है. So he was not agreed to give the wealth to the Maltese government, and for this purpose, when Furniss gave them order to take all his wealth and his home, all his property, then he took his revenge in the form that he first killed sent his daughter Abigail to in a form of nunnery profession, and then he killed his first of all daughter, and then later all the later characters. अच्छा जी, यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपने कैरेक्टर स्केच ऑफ जियो ऑफ माल्टा बताना है। उसके बाद जियो ऑफ माल्टा इज अ ट्रेजिक कॉमेडी सटायर ऑफ रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड मैकियावेलियन स्कीमिंग। 3 लेवल्स पे आपने इस क्वेश्चन को करना है, एग्री और डिसएग्री विद एग्जांपल। सबसे पहले जियो ऑफ माल्टा एज अ ट्रेजिक कॉमेडी आप लिखेंगे। हाँ जी, क्या होती है ट्रेजिक कॉमेडी? Ma'am, it involves some sort of hilarious comments and actions over here, but the end of that comedy will be tragic. Like there would be some fall of character from upper level to lower level. मतलब एक adversity show की जाती है, prosperity to adversity, लेकिन hilarious way में होती है वो। थोड़ा कॉमिक एलिमेंट भी आ जाता है। ठीक है, फिर वो सटायर ऑफ रिलीजन। सबसे पहले ये ट्रेजिक कॉमेडी था, ठीक है, इसमें ट्रेजेडी भी थी। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजेडी इन अ सेंस इट वाज द ट्रेजेडी ऑफ ब्रेबास, जिसमें एक हीरो का, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेटा आपने एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी दोनों ऐड करने हैं। जब भी बेटा ट्रेजी कॉमेडी का क्वेश्चन आया, नॉट ओनली दिस, आपके पार्ट 2 में ट्रेजी कॉमेडीज आएंगी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ट्रेजी कॉमेडी, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बताएं। ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है? ट्रेजेडी सेज एरिस्टोटल इज एन
imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ठीक है, ये imitation है किसका? serious action का, that is सीरियस है। ठीक है। और on the other hand comedy क्या है? as an imitation of men worse than average, ठीक है। when tragedy was an imitation of men better than average, they disassociate comedy from Greek dramatic representation and instead identified with Arabic poetic theme and forms such as hija satirical होती। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या कहता है यहाँ पे कि जो इमिटेशन ऑफ वर्स मैन देन एवरेज, और उसको जो है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ अ नॉन सीरियस एक्शन। ठीक है, हम इसको कहेंगे ट्रेजेडी सेज एरिस्टोटल। मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही करवाया था ट्रेजी कॉमेडी का ना। ये देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं of a non-serious action, non-serious action। ठीक है, वो जो है नॉन सीरियस एक्शन की इमिटेशन है। इमिटेशन यानी कि कॉपी है। ये जो एक्टर्स होते हैं ये इमिटेट करते हैं, ठीक है, इमिटेशन करते हैं। और उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें लोअर देन इमिटेशन ऑफ जो है नॉन सीरियस एक्शन, और वो क्या है ऑफ मैन वर्स देन एवरेज। ऑफ मैन उसमें तो है ना एक हाई एलिवेटेड जो है जो यहाँ पे जिस तरह यहाँ ट्रेजेडी के साथ कमेंट ऑफ वर्स देन एवरेज। ठीक है, ऐसे इंसान जो कि वर्स देन एवरेज होते हैं, हम उसको जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो है नॉन सीरियस एक्शन। ठीक है, तो ट्रेजेडी सेज एरिस्टोटल, या कॉमेडी सेज एरिस्टोटल is an imitation of non-serious action of men worse than average that leads to hilarious जो भी है, मतलब यहाँ पे तो pity and fear है ना यहाँ, और उस तरफ क्या होता है farce through farce hilarious actions, या उनकी पोर्ट्रेयल इस तरह होता है कि सीरियस को जो है वो ट्राइवियल को सीरियस और सीरियस को ट्राइवियल करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो इन ग्रीक्स में तो एक्चुअली ट्रेजी कॉमेडी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में जो इंग्लिश पोइट्स आए और इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आए, उन्होंने भी ट्रेजी कॉमेडी का जो एक आंसर है वो डाला इन ट्रेजेडी। बेसिकली इट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रेबास, बट इट इज अ ट्रेजी कॉमेडी बिकॉज उसने यहाँ पे कॉमिक एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, tragedy क्या imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude through pity, fear, affecting the proper purgation of these emotions. Ambitious may be employed, Aristotle maintained in contrast to Plato to various। ये इसको मैं खत्म कर देती हूँ। ठीक है, तो ये है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सेटायर ऑफ रिलीजियस हिपोक्रेसी। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही वर्ड लिया कि किस तरीके से उसने रिलीजियस हिपोक्रेसी बताई है। ना तो ज्यू ठीक था, ना वो क्रिश्चियंस ठीक थे, ना ही वो टर्क्स ठीक थे, और ये आपने बताना है। फिर उसके बाद मैकियावेलियन स्कीमिंग इन दैट सोसाइटी की पूरी मेल्टी सोसाइटी जो है वो मैकियावेलियन स्कीमिंग में लगी हुई थी, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगी हुई है। उसके बाद नंबर 11 है रेनेसेंस स्पिरिट एंड मैकियावेलियन पॉलिसी डोमिनेट जियो ऑफ माल्टा। रेनेसेंस स्पिरिट और ये जो आपको जियो ऑफ माल्टा एज अ रेनेसेंस प्ले जो मैंने आपको करवाया था, इसके अंदर वो सारा आएगा कि वो किस तरीके से वो रेनेसेंस स्पिरिट था और उसके अंदर क्या मैकियावेलियन पॉलिसी थी जो कि डोमिनेट की जियो ऑफ माल्टा को एलिब्रेट करना है। फिर एनलिस्ट द 3 मेजर थीम्स इन जियो ऑफ माल्टा। हाँ जी, क्या क्या मेन थीम्स थी? एक तो हिपोक्रेसी थी, ठीक है, और रिलीजन को उन्होंने चाइल्डिश टूल बना दिया था। उसमें आप वो वाली कोट लिखेंगे जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, रिलीजन इज जस्ट अ टूल ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जहां पे वो कहता है
ठीक है, उस सोसाइटी के अंदर, और रिलीजन को बिल्कुल ही वो यानी कि वो सब सेक्युलर माइंडेड लोग थे। फिर हर किसी की मैकियावेलियन रिवेंज रिवेंज, हाँ जी, रिवेंज रिवेंज बिल्कुल मैकियावेलियन अप्रोच थी, रिवेंज एंड हेट्रेड, ये सारी इसकी जो है थीम्स हैं। ठीक, और इसके अंदर लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, ठीक है, लस्ट फॉर वेल्थ बहुत ज्यादा थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज एबिगेल प्ले विद इन द टेक्स्ट? इज शी अ ट्रेजिक हीरोइन, अ डिसलॉयल डॉटर और अ विक्टिम टू प्रेजुडिस ऑफ हर पीयर्स? 2015 रोल ऑफ एबिगेल आपने बताना है कि उसने क्या रोल प्ले किया। क्या वो एक ट्रेजिक हीरोइन थी, या एक डिसलॉयल डॉटर थी, या विक्टिम थी टू प्रेजुडिस ऑफ हर पीयर्स, या वो अपने पीयर्स यानी कि पीयर्स कहते हैं पीरों को, जो बुजुर्ग गाने दीन थे, उसके विक्टिम थी टू द प्रेजुडिस ऑफ हर पीयर्स। ठीक है, जिनकी वो जो उसके वो क्या कहते हैं मुर्शिद, और क्या कहते हैं इसको, एक तो मुर्शिद होता है और दूसरा क्या होता है भाई? मैम मुरीद कहते हैं, मुरीद, मुर्शद। हाँ, तो वो जो थी, क्या वो अपने मुर्शिदों के विक्टिम थी टू द प्रेजुडिस ऑफ हर पियर्स, यानी कि उसके जो मुर्शिद थे। ठीक है, तो वो खुद जो है वो मुरीद थी और वो पियर्स के हाथों उनके विक्टिम हो गई। तो क्या वो एक ट्रेजिक हीरोइन थी, या डिसलॉयल डॉटर थी, या जो भी था, क्या लिखेंगे जी इसमें? बेसिकली वो एक लॉयल डॉटर थी। उसने अपने फादर की इनिशियल प्ले में तो अपने फादर की जो वेल्थ है उसको एक्यूमुलेट करने में, रिट्रीव करने में अपने फादर का जो है पूरा साथ दिया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है विक्टिम हुई। वो शी वाज नॉट अ डिसलॉयल डॉटर, rather than she was the victim of her father's greed. Number two, she was also the victim of the greed of the ecclesiastical या फिर of the clergy of the friars जिनको वो फॉलो करती है। उसके बाद है डिस्कस इन डिटेल द कैरेक्टर ऑफ फर्नीस इन जियो ऑफ माल्टा। कैरेक्टर ऑफ फर्नीस जो है वो आपने इन डिटेल बताना है इन जियो ऑफ माल्टा। अच्छा, अभी देखिए हम पास्ट पेपर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर जो है हमारे दो फिर कैरेक्टर्स रह गए, एक तो एबिगेल का कैरेक्टर और दूसरा फर्नीस का कैरेक्टर। आज की जो आपकी असाइनमेंट है ना, वो आपने ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो करने हैं। ठीक है, यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लें। अच्छा जी, ऊपर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे। यहाँ पे व्हाट इज द एक्ट 2 सीन 1 ऑफ जियो ऑफ माल्टा मेनली अबाउट? एक्ट 2 सीन 1 जियो ऑफ माल्टा किसके बारे में था? हाँ जी क्लास, व्हाट इज द एक्ट 2 सीन 1 ऑफ जियो ऑफ माल्टा मेनली अबाउट? अच्छा, ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है ना बेटा, ये मैं आपको आज एज होमवर्क दे रही हूँ। आप लोगों ने इनको जो है वो मुझे सबमिट करवाना आज। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप जो है मुझे आज सबमिट करवाएंगे। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। टीचर फर्नीस ने आखिर में कैलिमत को उसमें इम्प्रिजनमेंट में नहीं डाल दिया था टीचर? शुमाइला कैलिमत तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इविल डीड ऑफ ब्रबास विल यू एनलिस्ट टू प्रूव हिम इविल इनकार्नेट, ये तो हमने देख लिया था। For I love parish में all word is the policy of Brabas. How does he materialize his policy? ये आपकी बुक में given है। Count the layers of Machiavellism, evil character in the Jew of Malta. Then write note on character of Brabas. ठीक है, दो जो है वो आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं जो हमने नहीं पढ़े अभी तक। एक तो इसकी डॉटर का कैरेक्टर इन डिटेल और दूसरा फर्नीस का। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, शॉर्ट वो करके लिखा हुआ है, शॉर्ट कुछ की पॉइंट्स है कि मार्लो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रेनेसांस फिलोसोफर मैकियावेली who taught to us all fair and foul means to achieve aim, and same is in the center of Brabas of Malta. The play opens with prologue narrated by Machiavel, a copy of author Machiavelli. Machiavel assert in prologue, religious is but a childish joy. Machiavel explained that he is presenting the tragedy of Jew who has become rich by following Machiavelli. उसके बाद ब्रेबास जो है waiting for the news about return of his ships from east, he discovers that
they have safely docked in Malta, कि वो जो है माल्टा में safely dock हो गई हैं, यानी कि पार लग गई हैं. 3 Jews arrived to inform him that they must go to the Senate house to meet the governor. There, Brabazz discovered that along with other Jews on the island, he must donate half of his estate to help government to pay tribute to Turk. 3 Jews जो हैं वो आते हैं उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि उनको जो है सेनेट हाउस जाना है ताकि वो गवर्नर से मिल सके. वो जो 3 Jews वाला उस दिन हम क्वेश्चन में फंस गए थे ना, ये उसी का आंसर है. और फिर जब ये सारे वहां पे पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि उनको ट्रिब्यूट पेश करना है टू टर्क्स. When the Brabazz protest at this unfair treatment, the governor Farnese seizes all of the Brabazz wealth and decides to turn Brabazz house into a convent. Racial and religious prejudice. अब यहाँ पे देखें racial और religious prejudice है कि उसको convent, आपको पता है कि चर्च में तब्दील कर दिया जाता है, ecclesiastical school में तब्दील कर दिया जाता है. Brabazz was revenged, but first attempt to recover some of the treasure he has hidden in his hall. His daughter Abigail pretends to convert to Christianity in order to enter the convent. She smuggles out her father's gold at night. ठीक है, वो स्मगल करती है अपने फादर का गोल्ड. Farnese meets with Del Bosco, the Spanish vice admiral, who wishes to sell Turkish slaves in the marketplace. ठीक है, बेल डॉस्को से मिलता है जो कि स्पेनिश वाइस एडमिरल होता है, और वो जो है विश करता है टू सेल टर्किश स्लेव्स इन मार्केट प्लेस, कि वो मार्केट प्लेस पे टर्किश स्लेव्स को जो है वो सेल करता है. डेल बॉस्को convinces Farnese to break his alliance with the Turk in return for Spanish protection. अब ये जो है ना क्या है ये डेल बॉस्को, द स्पेनिश वाइस एडमिरल एक्चुअली नेवी का जो है हायर रैंक होता है, और इट मींस कि फौज भी इन्वॉल्व हो गई थी इन सारे मसले मसाइल में. While viewing the slaves, Brabazz meets up with Farnese's son Lodovic. This man has heard about the beauty of Abigail from his friend and Abigail's lover Matthias. Brabazz realizes that he can use Lodovic to take revenge on Farnese, and so he fools the young man into thinking Abigail will marry him. While doing this, the merchant buys a slave called Idamor, who hates Christians as much as his new master does. Matthias sees Brabazz talking to Lodovic and demands to know whether they are discussing Abigail. Brabazz lies to Matthias, and so Brabazz misleads both young men into thinking that Abigail is promised to them. Idamor clears the character of Brabazz, O brave master. I worship your nose for this smelling, and I have the gravest, secret, stubble, bottle nose knave image to my master.